बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पंजाब की सियासत का बराह रास्त असर होता है इस्लामाबाद पर। और हमने देखा कि पंजाब की सियासत में एक बड़ी हलचल हुई। जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप सामने आया, उन्होंने कहा जी कि हम अपने बेंचेस भी अलग करेंगे, हम अपना पार्लिमानी लीडर भी बनाएंगे। लेकिन आज ऐसे लगा कि शायद ये जो तूफ़ान था ये चाय के कप में तूफ़ान की मानंद था। आज बुज़दार साहब से मिले हैं वो तमाम अरकान जो तरीन साहब के साथ थे, और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी हमारे सारे मुतालबात मान लिए गए। अगरचे एक छोटी सी धमकी भी थी कि देखते हैं कि बुज़दार साहब ने जो वादे किए हैं वो कहाँ तक वफ़ा होते हैं और कितने वफ़ा होते हैं। बहरहाल अपेरेंटली ये लगता है कि ये जो MPAs हैं दे वर नॉट हैप्पी, उनके पास तरक्याती फ़ंड्स उनको नहीं दिए जा रहे थे, वहाँ पे उनके हलकों में मंसूबे नहीं हो रहे थे। और हमने ये भी देखा कि एक दो रहनुमाओं ने ये भी कहा कि हमने कल हलकों में भी जाना है, हमने हलकों की आवाम को जवाबदेह भी होना है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो ख़तरा था वो टल गया है। बजट के लिए भी एग्री कर गए ये लोग कि ये बजट समेत जितने भी हुकूमती इक़दाम हैं उनकी ये तौसीक करेंगे। लेकिन ये ग्रुप एक हकीकत है, साथ में ये भी कहा गया, जिसका मकसद ये है कि ये ग्रुप मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो मरीम नवाज़ साहिबा की क़यादत में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स खेल रही थी, और वो बार बार ये कहते थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कोई और काम नहीं करना चाहते। वहाँ पे ज़रा ठहराव आ गया जब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ज़्यादा सरगर्म हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि हम ख्याल ग्रुप बनाने की बातें और हुकूमतों को गिराने की बातें ये पुरानी बातें हो गई हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की सियासत से क्या असर हो रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर की पॉलिटिक्स पे, कुछ उस पर बात करेंगे। फिर इत्तेहादी जो कि काफ लीग है, अभी तो PTI के अंदर से एक जो फ्रैक्शन है वो बना और उन्होंने हुकूमत को काफ़ी टफ टाइम दिया, उन्होंने दबाव भी डाला। आप जानते हैं इमरान खान साहब से भी यहाँ पे MNAs की मुलाकात हुई थी राजा रियाज साहब की क़यादत में, और आज MPAs की मुलाकात होगी बुज़दार साहब से और उन्होंने मुतालबात उनके मान भी लिए हैं। लेकिन काफ लीग इस सारे मंजरनामे में कुछ खामोश नज़र आई। हमने ये भी देखा है कि चौधरी निसार साहब को भी दोबारा मंजर आम पर हम देख रहे हैं, सियासत में वो दोबारा से हमें नज़र आना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें पंजाब में किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है या ये सिर्फ बातें हैं और इन बातों से कुछ नहीं हो रहा। दूसरी जानिब हम आखिर में कुछ इस पर भी बात करेंगे। फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए आज पूरे पाकिस्तान ने यक ज़बान होकर इसराइली जारहियत की मज़म्मत की है। रैलियाँ निकली हैं, अपोजिशन, सियासी जमातें, मजहबी जमातें, सिविल सोसाइटी, सब लोग सड़कों पर निकले। एक मैसेज दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिस भी गए, शहबाज शरीफ साहब भी गए, असद कैसर साहब भी गए, वहाँ पे उन्होंने जो करारदाद थी वो भी वहाँ पे जमा कराई। बहरहाल मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जी, उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सीनियर और एक्टिव रहनुमा है। मुसर्रत, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है मियाँ इमरान मसूद साहब जो कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा है। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ के। मुसर्रत, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। आपके MPAs क्यों नाखुश हैं बुज़दार साहब की हुकूमत से? समहाउ ये लगता है कि जो अपोजिशन भी तनकीद करती है कि कुछ ख़ास जगहों को तो बहुत ज़्यादा फंड्स मिल रहे हैं, वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड्स कहीं पे काम नहीं हो रहा। तो ये जो आपके MPAs के गिले शिकवे थे ये जेन्युइन गिले शिकवे थे, इसलिए बुज़दार साहब ने माने हैं, या ये बजट के लिए उनको राज़ी करने के लिए आप लोगों ने मान लिए? बहुत शुक्रिया तंजीला। अगर कल आपका प्रोग्राम का टॉपिक ये होता तो ज्यादा अच्छा रहता। आज तो ये स्टोरी सारी आपने सुन ली, आप लोगों ने देख ली कि अब इस वक्त किसी हमारे भाई को हमारे से कोई गिला नहीं है, और इनके गिले हर वक्त देखें, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके गिले अपनी जात के लिए नहीं होते, याद रखें। जब इस तरह का कोई कंसर्न शो करता है डेवलपमेंट का, बजट का, हमारे हल्के में नौकरियां दो, तो बेसिकली ये जितने भी अवाम के नुमाइंदे जब वो वोट लेके आए होते हैं तो ये उनके जायज कंसर्न होते हैं। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम वाली बात तब होनी चाहिए कि जब गवर्नमेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर एंड CM इस चीज को समझ ना पा रहे हो या वो इस चीज के ऊपर अमल ना कर रहे हो। लेकिन फिर भी इस चीज को मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से अगर देखूं तो
मैं इस चीज को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और खुशी की निगाह से देखती हूँ, और इसके ऊपर किसी का नाराज होना नहीं बनता, यानी कि हुकूमत का, कि अगर कोई अपने हलके की बेहतर काम के लिए मुतालबा करता है तो उसका मतलब है वो ज्यादा अच्छा लीडर है, उसे अवाम के मसाइल का और अपने हलके के जिन लोगों का वो वोट लेके आया है उसे हर वक्त फिक्र है। अब जहां तक रहेगी बात इस सारी सिचुएशन की, देखिए बारहा मैंने कहा कि हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये खासा है, हमारी पार्टी के अंदर ये रवायत है। ऑल दो लोग इसको कहते हैं कि किसी हद तक ये बात अब ठीक भी है कि डिसिप्लिन के अंदर रह के अगर चीजें की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें जो हमारे ये भाई थे, इसमें बेशतर ऐसे हैं जो हमारी पार्टी के टिकट से जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, जो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़के फिर उन्होंने हमारे साथ मिले, और भी अच्छी बात हुई। आगे उनके जो जायज कंसर्न है उनको एड्रेस करना ही हमारा काम है। और सीएम साहब ने हमेशा जब भी कोई पार्लियामेंटेरियन उसका ताल्लुक जिस भी जमात से हो उनसे मिला है, उन्होंने उनके हल्के के मसाइल को एड्रेस किया है, कोशिश की है। अब जहां तक रहेगी बात कि ये वाली बात इसलिए नामुनासिब है कि एक बजट किसी खास जगह पे लग गया, वो इस दफा लग नहीं सकता। हमने 35% बजट रिंग फेंस किया है जनूबी पंजाब के लिए, वो लगना ही जनूबी पंजाब में है। सही। आगे इसी तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वसाइल का जो हमारा एक था, जमहूरियत असल में है भी ये नहीं कि एक खास शहर को आप सारा पैसा वहां लगा दो, कुछ चंद शहरों के अंदर या एक शहर के अंदर एक खास ठीक हो गया। जगह पे लगा दो। ठीक है आगे मुसरत, जो आप कह हमारा रही हैं कि ये लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा था। मैं वापस आपके पास आऊंगी, आप मैं इस पे। सिर्फ एक बात कर लूं कि जी जी। आगे आने वाले टाइम में हम ये करने जा रहे हैं कि हम अभी भी, वैसे जनूबी पंजाब में ये हुआ है कि जिस जिले की जितनी पॉपुलेशन है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से बजट लगा है। ऐसा नहीं लगा कि सारा बजट एक जगह पे लग गया। जो और अच्छा, मैं प्रायोरिटाइज हमने वापस इस तरह आती हूँ से किया क्योंकि जो है जनूबी पंजाब पंजाब का में सेक्रेटेरिएट था, मुसरत, जो जनूबी पंजाब का चीजें वो करके सेक्रेटेरिएट था वो रखी है। देखें वो बिल्कुल नाकाम एक तरह से हो गया। कहते हैं दफातर वहाँ पे बंद हो गए। दूसरी नहीं, जानब जो ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं वापस आऊंगी, आप इस पे जवाब दीजिएगा। मैं ज़रा मज़हर साहब भी हमारे साथ हैं और मियाँ इमरान साहब भी। मैं ज़रा मज़हर साहब से पहले पूछ लूँ। मज़हर साहब, सीएम साहब ने अभी 1 महीने से तमाम एमपीएस से मिलना शुरू किया हुआ है। ज़ाहिर है ज़्यादा प्रेफरेंस हुकूमती जो अरकान असम्बली उनको मिल रही होगी। आपके ख्याल में ये जो सारा सिलसिला था, इसमें बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि काफ लीग के साथ रवाबत हो के नून लीग को एक तरह से एक एज मिल रहा है कि वो पंजाब में इन हाउस तब्दीली की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल ही दामन छुड़ाया और आपने कहा जी कि नहीं, अब वो दिन चले गए जब हम ख्याल ग्रुपों को आगे लगा के तब्दीलियां होती थी, तो हम उस तब्दीली का वक्त नहीं है। क्यों ऐसी हम देख रहे हैं कि नून लीग की पॉलिसी ज़रा नरम हो गई है। जी मज़हर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? मज़हर साहब को मेरे ख्याल में आवाज़ नहीं जा रही। मियाँ साहब, पहले आप इस पे मुझे बता दें कि आपसे कोई राब्ता हुआ इन दिनों में, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं हुकूमत के, आपको लगता है कि पंजाब में सिचुएशन संभल गई है और पीटीआई की हुकूमत के लिए आपको बड़ा ख़तरा नहीं है, या बार बार पंजाब में तब्दीली की तरफ इशारे होते हैं, वो इशारे इसी तरह से चलते रहेंगे? पर स्लिम मार्जिन होना मेजॉरिटी के, और जिन तो बहुत स्लिम है ऑब्वियसली, तो वहाँ पर इस किस्म के प्रेशर जो है वो गवर्नमेंट को रहते हैं। दूसरी बात ये है कि चीफ मिनिस्टर्स कोई भी हो या बुजदार साहब, इन्हें बड़ा दिल करना पड़ेगा, फ्राख दिली दिखानी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, और खास तौर पर अपनी जमात के एमपीएस को। ये एमपीएस बेचारे जो वोट लेकर आते हैं, ये प्रोमिस करके आते हैं, अगर आप इनको पैसे ना दें, इनको डेवलपमेंट बजट ना दें, इनके काम ना करें, तो ये ख्वार हो जाते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि गैंग अप कर जाते हैं और ग्रुप्स बन जाते हैं। तो लिहाजा इनको ग्रुप्स को ना बनने के लिए जो एक जुडिशियल तकसीम है जो पैसे की, वो देनी चाहिए, और खासतौर पर साउथ वाले जो लोग हैं वो महरूमियों का शिकार है, तो इनको इस लिहाज से जो है सपोर्ट करना चाहिए। तीसरी बात, जो PMLQ हमारी जमात, बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन में अपनी जमात के यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि हमने पहले दिन से ही जो इत्तेहाद किया, हम ईमानदारी के साथ और अपनी उस रवायत को कायम रखे हुए हैं, और हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद में बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी जमात को भी इश्यूज थे पीटीआई के लीडरशिप के साथ। हम अपने एक असूली मौक़िफ़ पर कायम थे और आज भी हम कायम हैं, और हमारे दरमियान भी एक कह लें कोल्ड किस्म का रिलेशन चलता आ रहा था, लेकिन हम अपने वादे पे पूरे थे। हमने किसी साजिश का हम नहीं
कोई हिस्सा बने, ना हमने किसी को साजिश के लिए उकसाया, ना हम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करना चाहते हैं। ये सारी बात तजुर्बे से होती है और सारी बातें वफादारी से होती हैं। हमारी जमात जो है वो इसमें बिलीव करती है कि हमने, चूँकि हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी जमात की लीडरशिप ने बेशुमार ऐसे ज़माने देखे हैं, अदम एतमाद भी देखे हैं, अपोजिशन भी देखी है, असम्बलियाँ टूटती भी देखी हैं, जुड़ती भी देखी हैं, बहुत कुछ हुआ जो हमारी जमात की लीडरशिप ने देखा हुआ है। तो हम इस मौक़िफ़ पर कायम हैं, डेमोक्रेसी जो है वो चलनी चाहिए, किसी साजिश का हमें हिस्सा हम नहीं बनेंगे। हम आज भी पीटीआई के साथ खड़े हैं और उसको सपोर्ट में खड़े हैं। चौधरी परवेज भाई स्पीकर पंजाब असेंबली का हमेशा से बड़ा प्रोग्रेसिव रोल रहा है लेजिस्लेशन के हवाले से, और आपने देखा सेनेट में भी हमारी जमात ने एक मुस्बत एक रवैया इख्तियार किया, तो हम तो खड़े हैं। बाकी जहाँ तक ये ग्रुप्स बनते हैं मैडम, ये तो बनते रहते हैं, और लेकिन ये चैलेंज चीफ मिनिस्टर के लिए है, ये चैलेंज पीटीआई की लीडरशिप के लिए है। आप कह रहे हैं फ्राकदिली का मुजाहिरा करना चाहिए। जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे जी। कुछ मजहर साहब की ऑडियो का मसला था, वो भी हम इतनी देर में रिजॉल्व कर लेते हैं, उनको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। पंजाब की सूरत हाल किस तरफ को जाएगी? तूफ़ान तो ज़ाहिर है थम गया है, बजट भी इंशाल्लाह हुकूमत पास करा लेगी, लेकिन क्या सियासी इस्तेहकाम और तरक्याती मंसूबे ये आगे बढ़ेंगे या नहीं? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने मुसर्रत की बात सुनी थी, उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि उनके इख्तलाफात ख़त्म हो गए जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ। लेकिन मज़हर साहब, जो आपकी जमात के हवाले से बड़ा दिलचस्प एक इस सारे सिलसिले में हमें नज़र आया, वो ये है कि नून लीग ने कोई कोशिश नहीं की इन हाउस तब्दीली की। बहुत सारे हमारे जो सियासी मुबसरीन हैं वो ये कह रहे थे कि नून लीग के लिए एक चांस है कि वो इन हाउस तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं की आप लोगों ने ऐसी कोई कोशिश? देखिए, जो है इसमें हमारी किसी तरह की भी हमारी ख्वाहिश भी नहीं है कि हम इस तरह की किसी बंदरबाट पे जो है वो हिस्सा लें। इनके अपनी पार्टी के मामलात हैं। हमें तो ज़्यादा इंटरेस्ट है कि लोगों के साथ जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, जिस तरह लोग जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, और जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर और हमारी जो है पुअर गवर्नेंस, और ये सारे उसके शाखसाने हैं। और ये जो लोग हैं इनकी अपनी पार्टी कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप उनका हालात देखें कि 26 मेंबरान जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो है इज़हार यकजहती कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो है उनके साथ कोई उन्हें बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, बल्कि वो इस सिस्टम से नाला हैं और वो अपना कोई सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई ऑल्टरनेटिव लीडरशिप इनकी पार्टी में से उभरे। क्योंकि ये जो है लीडरशिप जो है मौजूदा इनकी पार्टी की, वो डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। 3 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये अपने जो हैं वो 100 डेज़ एजेंडा, फिर 1 ईयर एजेंडा, और उसके बाद आपने सारे हालात देखे हैं कि इकॉनमी किधर जा रही है, आपकी इन्फ्लेशन किधर है, और लोग जो हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ये बातें करते हैं कि जो है वो इंपोर्ट्स जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं और सीमेंट की खपत ज़्यादा हो गई है, ये बातें जो हैं, या फ़ॉरेन जो है रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, वो ठीक है, लेकिन असल तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब तक पुअर लोगों को नीचे तक नहीं आएगा, वो जो है हम तो चाहते हैं कि ये जो है 3 साल तक हमने इंतज़ार किया है कि ये कुछ डिलीवर कर सकें, लेकिन अब हालात ये हैं कि इसका एक ही हल है कि ये जो है मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए और नई क़यादत अपनी पूरे मैंडेट के साथ वापस आए। हम इस तरह की किसी भी जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक हो गया। हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस पे? क्योंकि पंजाब के अंदर एक बात तो ये भी हुई थी जब पीडीएम में शामिल थी आपकी जमात कि भाई आप हर जगह पे नो कॉन्फिडेंस लेके आए, पार्लियामान के अंदर तब्दीली जो है उसकी कोशिश की जाए, और एक मौका था तब्दीली का। कोई राब्ता आपकी जमात से इन लोगों ने जो पूरा एक ग्रुप बना है उनकी तरफ से कोई इस तरह की बातचीत हुई नहीं हुई? शहबाज शरीफ अब बाहर आए हैं, आपकी क़यादत से उनके राब्ते हैं, आपको लगता है कि चीज़ें तब्दील होंगी पंजाब में या ऐसे ही रहेंगे और आप भी ये समझते हैं कि नए इलेक्शंस ही हल हैं? बहुत शुक्रिया तंजीला। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तो बड़ा क्लियर स्टैंस रहा है हमेशा से
कि पीपल्स पार्टी ने आज तक भी जो पार्टियों की तोड़ फोड़ है या पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर करना है, उसका हिस्सा पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं रही। पीपल्स पार्टी हमेशा विक्टिम जरूर रही है। पीपल्स पार्टी ने आज तक ये कोशिश नहीं की कि वो पार्टीज को तोड़कर इस सिस्टम को कमजोर करके हुकूमत हासिल करे। अब भी जो हो रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी उसे भी नहीं अच्छा समझती कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज जो लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि उस पे मुस्लिम लीग नून का जो ये कहना है कि हम इसकी किसी बंदर बांट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इसके किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। आज पाकिस्तान के लोगों का जो मफादात हैं वो स्टेक पर हैं। आज लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आज लोग जो हैं वो बैड गवर्नेंस का शिकार हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर का शिकार हैं। हमें आज अगर हम अपना अच्छा वक्त लाने के लिए लोगों का बुरे वक्त में सहारा नहीं बनेंगे तो ये कौम हमें माफ नहीं करेगी। कैसे सहारा हमारा बने, ये क्या करें? देखिए, मैं अर्ज करता हूँ ना जी, जो हमारी हुकूमत है, बेशक जैसे मुशर्रफ साहबा ने कहा कि वो हमारे जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए हैं, हमारी वो दूरियां खत्म हो गई हैं। ये दूरियां सियासी तौर पर कभी भी खत्म नहीं होती। मैं समझता हूँ कि ये आने वाला वक्त जो है वो इनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। ये सिर्फ इस चक्कर में है कि हम बजट पास करवा लें, हम टाइम अपना गेन कर लें, और हम ये लोग इनके साथ बैठने वाले नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा पार्टियां बदलते हैं, जिन्होंने आने वाले इलेक्शन के लिए अपने नए घोंसले तलाश करने हैं। उसमें अगर आप देखें तो वो ज्यादातर रूरल बैकग्राउंड से हैं, और रूरल बैकग्राउंड में पार्टीज का अमल दखल कम है। लोगों का जाती वोट, जाती ग्रुपिंग, जाती धड़ेबंदियां वो ज्यादा काउंट करती हैं। तो वो अपना स्विच ओवर कर जाते हैं अपने जीतने वाले लोगों के साथ। तो पीटीआई का मुस्तकबिल तो लोग देख रहे हैं कि बेहतर नहीं है। आज वो अपना वक्त दोनों, चाहे हुकूमत हो चाहे ये उनके जो बागी अरकान जिन्हें कहा जा रहा है ये हो, ये दोनों अपना टाइम अच्छा गुजारने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम मिल जाएं। इनकी दरारें खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, मैं जरा इन्होंने जी जी बिल आखिर इन्होंने अलहदा होना ही होना है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं समझता हूँ कि नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मौके पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए लोगों के रिलीफ के लिए बात करें, लोगों के रिलीफ के लिए बाहर निकलें। और जो ये नहीं करेगा वो, मैं समझता हूँ, कौम का मुजरिम होगा। ठीक हो गया। मियाँ साहब, आपको क्या लगता है कि जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और पंजाब के जो मसाइल हैं, हमने देखा एक नया बलदियाती निज़ाम आना था, वो नहीं आ सका, फिर कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ा, उन्होंने पुराना निज़ाम बहाल कर दिया, अभी उसमें भी लोगों को बहुत सारे गिले शिकवे हैं। तो ये गिले शिकवे कैसे दूर होंगे? ये बुज़दार साहब जो हैं वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो 2 साल का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तनकीद करना था सारे लोगों का, इंक्लूडिंग योर ओन पार्टी, वो अब ख़त्म हो जाएगा? मियाँ साहब, मियाँ इमरान साहब। जी मियाँ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है मेरी? आप जी जी आ रही है जी। देखिए, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन है इस हुकूमत से, पीटीआई की खास तौर पे, और पंजाब में भी लोगों की साफ ज़ाहिर है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। अब देखिए, इश्यूज तो बहुत ज्यादा हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं बहुत ज्यादा इस हुकूमत को, टैक्स के प्रॉब्लम है, और उसके बाद बिजली का इशू है। ये सारी चीजें तो कई सालों से चलती आ रही हैं, और पीटीआई की जगह कोई और भी हुकूमत होती तो उसको यही प्रॉब्लम्स विरसे में मिलनी थी। अब इशू ये है कि लोग ये चाहते हैं कि गवर्नेंस का जो इशू है वो बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। बुज़दार साहब पर बड़ी तनकीद थी, तनकीद होती रही है बुज़दार साहब पर, पिछले 2-2.5 सालों से तनकीद होती आ रही है, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं है इस हुकूमत के पास। अब जो है इनकी डिलीवरी, इनकी डिलीवरेंस, और जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स जो मेन शुरू हुए हैं या जो खत्म आने पे हैं या नए होने हैं, अब वो टाइम आ गया है, इसको शुरू कर दें। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह के इश्यूज जो है वो आपके सामने आते रहेंगे, ग्रुप्स बनते रहेंगे, और फिर ब्लैकमेलिंग जो है वो शुरू होती रहेगी। ये ब्लैकमेलिंग और ये प्रेशर ग्रुप्स बनते रहते हैं क्योंकि लोगों के काम नहीं होते। हम अगर हो जाएंगे
तो आपको जो मेजॉरिटी जो है वो हासिल रहेगी। हमने सारी जिंदगी इसी असम्बलियों में रह के बहुत कुछ देखा, हॉर्स ट्रेडिंग भी हमने देखी, लोग अपनी जमातों को छोड़कर जो है वो दूसरी जमात पे जाते देखे हमने। और एक जमाना था कि 200 की हमारी मेजॉरिटी थी और सिर्फ 14 बंदे वापस रह गए थे। इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग का जो बिल था, डिफेक्शन क्लॉज था, वो लाया गया ताकि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए। एक ही सुबह चाय पीते हुए असम्बलियां तोड़ दी जाती थी नाश्ते के ऊपर और उसको खिलौना समझा जाता था। उसको बचाने के लिए नेशनल चले, मेरा ख्याल है जो दूसरी सियासी जमातों की तरफ से मेजॉरिटी का मुजाहरा किया गया है कि दे डोंट बिलीव के पॉलिटिकल पार्टीज को वीक करके सिस्टम को डीरेल किया जाए, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मुसर्रत, इस वक्त जो आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है वो ये है कि एक वीकनेस हुकूमत के अंदर नजर आ गई, और उस वीकनेस को हमने देखा था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट पड़े, तब भी पार्टी के अंदर दरार नज़र आई थी। अब दोबारा से एक दरार नज़र आई है। तरीन साहब के केसेस के ऊपर भी कोशिश तो ये है हुकूमत की कि जल्दी से वो रिपोर्ट आ जाए जो अली ज़फ़र साहब ने देनी है। लेकिन आपको लगता है कि इन सारी दरारों के साथ बजट और फिर जो आपने पंजाब के अवाम से वादे किए हैं वो आप पूरे करने में कामयाब हो सकेंगे? जी तंजीला, बिल्कुल नहीं। उसकी वजह मैं पहले जो बात कर रही थी मैं उसी को आगे लेके चलती हूँ कि देखें, इख्तलाफ राय रहती है, रहनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका कार के अंदर हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो ज़्यादा एहसन तरीका है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, वहाँ पे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहता है और लोगों का इख्तलाफात भी रहते हैं। और वो क्या ही अच्छी बात है कि अगर आपके अवाम के और हल्के के मसाइल के लिए हों, तो इस चीज को तो कभी प्राइम मिनिस्टर ने कभी इस चीज का बुरा नहीं बनाया। हमारी पार्टी में जरा खुला के लोग इजहार भी करते हैं और फैसलों को निगेट भी करते हैं। मेरा अपना मानना ये है कि इतना इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक महज़ब तरीके में रह के अगर हम अपनी चीजों को, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो ट्रबल मेकर्स हैं और वो जो हैं वो एक्सेस नहीं होने देते आम जो आपके अरकान हैं उनका सीएम तक या पीएम तक। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को भी खान साहब को समझाने की ज़रूरत है जिनके नाम आते हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम आता है कि उनकी वजह से जो मामलात हैं वो ख़राब हैं? तंजीला, मैं अर्ज करूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपने एक एक जो बंदा है उसकी इम्पोर्टेंस का, उसकी वैल्यू का, कदर का पता है। अपने एलाइज को वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उन्होंने हमेशा, हमारे जो चौधरी बरादरान हैं, हम सारे ही उनकी बहुत उनके कदरदान है। उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है, जो उनका एक एक्सपीरियंस है, उससे फ़ायदा भी उठाते हैं। जैसे कि पंजाब ने सेनेट इलेक्शन पंजाब का सबसे एहसन तरीके से अगर वो अंजाम पाया तो उसका क्रेडिट उन्हें जाता है और सबने दिया। और जहां तक रहेगी बात, अभी देखें फिल वक्त जो भी हो गया, मैं तो ये हमेशा हर जगह पे बात करती हूँ कि वाकई 3 साल निकल गए, 2 रह गए। सबसे पहला, हम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका मसला है क्या? मसला ये है आपके 70-72 सालों के बाद भी कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो आज तक, हुकूमतें कहते हैं जी डिक्टेटर भी आए, फलाने भी आए, अगर आप एवरेज निकालो तंजीला तो हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है उनका टाइम ज्यादा बनता है। तो हम आज के दिन तक सारी सियासी जमातें, सियासी कुव्वतें मिलकर अपने मैंडेट को तो हम क्लियर कर नहीं पाई। ठीक है, अच्छा मुझे ब्रेक लेनी है आपकी बात में, यहीं से ब्रेक के बाद यहीं से मैं आपसे बात जारी रखूंगी। ब्रेक ले रहे हैं जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुसर्रत, आप ब्रेक पर जाते हुए कुछ कह रही थी, पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। जी, मैं अर्ज कर रही थी तंजीला, हम जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें। और मुझे समझ नहीं आती, देखें पीपल्स पार्टी हमें क्रिटिसाइज तब करे जब वो अपने सूबे की साथ कंपैरिजन में परफॉर्मेंस भी बताए। बिकॉज उनकी तो एक सूबे में हुकूमत है जो पंजाब के बाद बड़ा सूबा है, तो वो अपना बताएं, कंपैरिजन दिया करें। 12वां नहीं 13वां साल है उनकी हुकूमत को। और जहां तक रहेगी पीएमएलएन की बात, तो मुझे ये बताएं, अभी तक जो मुझे समझ आई है, लगता ये है कि सो कॉल्ड इशू इनका जो सबसे बड़ा है वो वोट को इज्जत देने का है। वोट को इज्जत मिली तराने गाने से, सड़कों पे चंद पेड कंटेंट बना के पेड लोगों के साथ नहीं मिलनी। पार्लियामेंट के अंदर अपना ऐसा सिस्टम बनाने से, रिफॉर्म्स करने से आनी है
कि अगला आने वाला इलेक्शन उसको तमाम पार्टियां बाशमूल पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी एंड दूसरी वो एक्सेप्ट करे, एक दूसरे के मैंडेट को रिस्पेक्ट करे और जिसको मिल जाए मैंडेट उसको अगले 5 साल सुकून से काम करने दें। देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अवाम का मसाइल का हल सबसे पहले ये शुरू होता है अवामी मैंडेट से। और ये कैसा मतलब इलेक्शन था जिसको इन्होंने खुद एक सूबे में हुकूमत भी बना ली, बाकी ऑपोजिशन में भी जो इनकी सीटें हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो ट्रू मैंडेट है। और पिछले जितने माजी के इलेक्शन आए इसी सिस्टम के तहत हुए। और इस अभी वाला जो 2018 का इलेक्शन था उसमें सबसे कम पिटीशंस गई थी इलेक्शन कमीशन में, उसको इन्होंने आज के दिन तक चैलेंज किया हुआ है। आप कह रही हैं कि इस्लाहात के लिए सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, डेमोक्रेसी प्रिवेल करे, डेमोक्रेट स्ट्रेंथन हो, तो वो हमें एक दूसरे को स्ट्रेंथन नहीं करना, हमें सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है कि हमारे आने वाले नस्लों के जो बच्चे हैं वो कम से कम एक दूसरे को गालियां ना दे रहे हो। और वोट को इज्जत याद रखें कि पीडीएम बनाने से नहीं आनी, वो एक और पर्पस के लिए आप लोगों ने बनाई थी। तो मैं अपील करती हूँ अपनी ऑपोजिशन जमातों से, और मेरे ये दोनों भाई मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है कि ये भी अपनी लीडरशिप को ये सजेशन दें कि हम अभी से रिफॉर्म्स करें, आने वाले सिस्टम को बेहतर बनाएं, ट्रांसपेरेंट बनाएं। रॉकेट साइंस है नहीं, मुश्किल नहीं है। पूरी दुनिया में जहां पे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं डेमोक्रेसी की, उस वाले एक ये हमें रेकमेंड कर दे। ठीक हो गया, हमने मशीन को वहां पे रख दी है, साथ एक बंदा भी टेक्निकल है जो सारा गाइड करे। हसन मुर्तजा साहब, आप क्या कहते हैं वो क्योंकि हमने देखा था कि रिफॉर्म्स पे थोड़ी सी पेशरफ्त हुई और फिर वो डेडलॉक का शिकार हो गया और अब फिर लग रहा है कि हुकूमत जो है वो किसी और तरफ जा रही है, अपोजिशन किसी और तरफ जा रही है। देखें तंजीला, जो हमारी बहन है बड़ी काबिल एहतराम है और बड़ी हमेशा बड़ी वोकल भी हैं और बड़ी खुल के बात करती हैं। अब आप उनकी देखें, वो हमसे परफॉर्मेंस पूछ रही हैं। ज़िमनी इलेक्शन जो है मेरे ख्याल में वो एहतसाब होता है और इनके सामने है कि ज़िमनी इलेक्शंस में इनकी क्या पोजीशन है। हसन साहब की बात सुन लें, मुसरत हसन साहब की बात सुन लें, मैं वापस आपके पास आऊंगी। वक्त क्योंकि थोड़ा है, मैंने चारों मेहमानों से एक एक कमेंट लेना है। जी हसन साहब, आप बात को 26 ममालिक में 120वें नंबर पे खड़े हैं। ठीक है, अपने बाकी तमाम चीजों को देख लो, कहीं रिफॉर्म अच्छा मुसरत, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है ये इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर लगाती हैं सारी जमातें जो हार जाती हैं। ठीक है मुसरत, आपका पॉइंट आ गया, जरा हसन साहब को रिस्पॉन्ड करने दें। बाहर से लोगों ने नहीं आना, जी ठीक है, ऊपर से फौज भेजनी है। जो चीजें हम क्रिटिसाइज करते हैं, जिनके ऊपर हम सारा वक्त गलियों में ठीक है मुसरत की मेरे ख्याल में उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। चले हसन साहब आप कंटिन्यू करें। जी देखें, अभी उन्होंने बात की कि परफॉर्मेंस बेस्ड बात होनी चाहिए, तो परफॉर्मेंस तो सामने है कि जितने ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं उनमें इन्हें बुरी तरीके से लोगों ने रिफ्यूज किया है, रिजेक्ट किया है। इनको जो सीट इनकी जीती हुई थी वहां ये 6वें नंबर पर आ रहे हैं और अभी भी ये अगलों की परफॉर्मेंस पूछते हैं कि अगलों की क्या परफॉर्मेंस है। अब गुजारिश ये है कि इस सियासत को पाकिस्तान के अंदर गाली बनाया किसने है, किसने अपने कंटेनर पे खड़े होकर लोगों को गालियां दी, लोगों को ओए तोए की जबान से मुखातिब किया, लोगों के घरों तक इन्होंने डिस्कस किए, कंटेनर के ऊपर खड़े होके खवातीन की बेहुरमती की, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अब ये कहते हैं कि आने वाली नस्ल जो है वो गालियां ना दे, हम उन्हें सुधार के जाए। इन्होंने तो इस मुल्क की सियासत को इस हद तक आलूदा कर दिया। चले वो बात हो गई हसन साहब। अब आप लोग अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आप अगला इंतखाब कैसे होगा? फिर अगले इंतखाब पे भी यही तमाशा होगा। बात तो ये है ना कि जी अब अगर उन्होंने और आपने ही बोलना है तो फिर मैं तो सुनने के लिए हाजिर हूँ। मेरे लिए तो दोनों बड़ी काबिल एहतराम। नहीं सर, आप बोले, मैं तो सिर्फ रिफॉर्म से पूछ रही थी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी कि रिफॉर्म्स हम किसके साथ बैठकर करें? कौन रिफॉर्म्स की बात करता है? जो पिछला आरटीएस बिठाकर हुकूमत में आए, अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात कर रहे हैं, अब दूसरी मशीन का सहारा ले रहे हैं। एक मशीन के सहारे वो जीत कर आए हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और आइंदा का इलेक्शन जीतने के लिए वो एक और मशीन का सहारा ले रहे हैं। हम उन्हें कहते हैं कि ये जब कोई जमहूरी हुकूमतें होंगी, कोई जमहूरी लोग ऐवान में होंगे, हम इस पर जरूर बात करेंगे। ठीक है, आप लोग टीवी पे हमें दावत देते हो कि आओ बैठो, अगर रिफॉर्म्स करने हैं तो हो जाएंगे और आके कर लो। ये चीजें इस तरह नहीं होती। मैं मजहर साहब से एक कमेंट ले लूं हसन साहब, वक्त क्योंकि मेरे पास एनएफसी अवार्ड किया था और मुत्तफिका किया था, पूरी कौम जो थी वो ऑन बोर्ड थी। बिल्कुल ठीक है। तमाम पॉलिटिकल पार्लिमानी पार्टीज जो पार्लियामान में मौजूद थी
उनकी मौजूदगी में ठीक हुई है, और एक ब्रॉडर मुत्तफिका हुई। कंसल्टेशन के बगैर आप कहते हैं कि रिफॉर्म्स का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। मजहर साहब, एक कमेंट मुझे आपसे चाहिए, वक्त क्योंकि बहुत कम है मेरे पास। देखिए, ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की, ये तो अभी अमेरिका में भी ये सिस्टम नहीं आया। और जहाँ पर ये हालात हो कि आरटीएस सिस्टम बैठ जाए और अगले दिन 4 बजे तक रिजल्ट्स जो हैं वो पहुँचे ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स तक, और अभी भी जो इन्होंने हालात किए हैं कि रात को जो है 14 पोलिंग जो एजेंट्स वो जो थे पोलिंग ऑफिसर्स वो गायब कर दिए, तो इनकी बातें जो हैं इन पे एक संजीदा माहौल की ज़रूरत होती है। कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स करने हैं, ठीक है मियां इमरान साहब, ये संजीदा माहौल कैसे अवेलेबल हो सकता है? ठीक है जी, मियां इमरान साहब, संजीदा माहौल कैसे अवेलेबल होगा? जी देखिए, बात ये है कि ऑपोजिशन को जो उनका मुस्बत रोल है वो अदा करना चाहिए। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ऑपोजिशन की जरूरत है, लेकिन पिछले 2-2.5 सालों 3 सालों में जो हमने इनका रवैया देखा है वो इंतहाई गैर मयारी और पैथेटिक है। कोई लेजिस्लेशन नहीं इन्होंने होने दी, दंगा फसाद जो है वो पार्लियामेंट में किया। अब इलेक्शन रिफॉर्म्स की आप बात कर रही है तो ये यूनानिमस इसमें सबकी इनपुट आनी चाहिए और आती भी है, इनपुट आनी आती है। तो हुकूमत की तरफ से इनिशिएटिव होगा ना जी, हुकूमत इनवाइट करेगी। करना चाहिए। ठीक हो गया, वक्त कम है। मियां साहब बहुत शुक्रिया, हसन मुर्तज़ा साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, डॉक्टर मजहर इकबाल, आप चारों का बहुत शुक्रिया जी। हुकूमत जाहिर है उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो जहाँ पे लेजिस्लेशन हो सके, और अगर पीडीएम दोबारा पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस अपने उसमें ग्रुप में शामिल कर लेती है, दोबारा से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर हुकूमत के लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। और इस वक्त ये टाइम है कि जब हुकूमत को अपोजिशन को इंगेज करना चाहिए सीरियस रिफॉर्म्स के लिए। आज के लिए इतना ही, वक्त कम था, मेहमानों के पास अभी कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।